यह तब की बात है जब मुल्क का बादशाह और वजीर आजम खोजा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, यानी उन्हें पता नहीं था कि खोजा किस मिजाज का आदमी है। वह शरीफों के साथ शरीफों की तरह और टेढ़े के साथ टेढ़े से पेश आता है, फिर चाहे वह कोई पड़ोसी हो या मुल्क का बादशाह। खोजा किसी की ऐसी वैसी बात और व्यवहार को सहन नहीं करता, जैसे के साथ तैसा व्यवहार करता है। एक बार बादशाह और वजीर आजम शिकार खेलने गए। उनके साथ कुछ कारिंदे किसी और दिशा में चले गए और स्वयं वे किसी और दिशा में। काफी खोजने पर उन्हें कोई परिंदा दिखाई नहीं पड़ा। उस पर बुरा यह हुआ कि जिस जानवर का वे पीछा कर रहे थे वह भी न जाने कहां जा छिपा। थक हार कर बादशाह और उसके वजीरे आजम ने राजमहल की ओर लौटने का फैसला किया। अभी आधा रास्ता भी पार नहीं हुआ था कि गर्मी के मारे उन्हें बेहद प्यास लगाई। दोनों चलते चलते एक घर के करीब पहुंचे। यह घर खोजा का था। दोनों जने घर के दरवाजे पर रुक गए। वजीर आजम ने जोर से पुकारा, अरे कोई घर में है क्या? जल्दी से दही की लस्सी ले आओ, उसमें कुछ बर्फ भी डाल देना, हमें बेहद प्यास लगी है। हम इस देश के बादशाह और वजीर आजम हैं। वजीर आजम की आवाज सुनने के कुछ देर बाद खोजा आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर निकला। पहले उसने बादशाह को सलाम किया और फिर बड़े अदब से बोला, माफ कीजिए, मैं सुबह से ही खेत में काम कर रहा था, अभी अभी लौटा हूं। प्यास बहुत लगने लगी थी, इसलिए सारी दही की लस्सी बनाकर पी गया। अब तो घर में थोड़ी सी भी दही नहीं है। निराश होकर बादशाह और उसके वजीरे आजम को अपनी राह लेनी पड़ी। लेकिन जब वे काफी दूर चले गए तो खोजा हाथ में दही का बर्तन लेकर मकान के छज्जे पर खड़ा होकर ऊंची आवाज में कहने लगा, बादशाह सलामत, वापस आ जाइए। बादशाह और वजीर आजम ने दूर से दही का बर्तन लिए खोजा को पुकारते हुए देखा तो वे बहुत खुश हुए। घोड़ों को वापस छोड़कर वे फौरन खोजा के पास जा पहुंचे। जब वे बिल्कुल करीब पहुंच गए तो खोजा ने दही का बर्तन उनके सामने पलट दिया और बोला, बड़े अफसोस की बात है, आप खुद देख लीजिए, क्या यह बर्तन सचमुच खाली नहीं है? इस तरह से खोजा ने अपनी तरफ से वजीर आजम को ठीक उसी के लहजे में पुकारकर जैसे को तैसा जवाब दे दिया। यह बात अलग है कि उन दोनों की समझ में यह नहीं आया कि खोजा ने उन्हें फिर क्यों पुकारा था। एक बार खोजा शिकार खेलने जंगल में गया। वहां और कोई तो शिकार करने योग्य जानवर मिला नहीं। एक पहाड़ी बकरी जरूर उसके हत्थे चढ़ गई। खोजा उसका शिकार कर घर ले आया। पत्नी ने बकरी का गोश्त एक देगची में पकाया। खोजा ने अपने कुछ इष्ट मित्रों को दावत दी। सबने मिलकर पहाड़ी बकरी का गोश्त खाया। सभी दोस्त खोजा की तीरंदाजी और मेहमान नवाजी की प्रशंसा करते हुए वहां से विदा हो गए। दूसरे दिन कुछ आवारा किस्म के नौजवान खोजा के घर पहुंचे और उससे बोले, खोजा भाई, हम तुम्हारे दोस्त के दोस्त हैं। सुना है तुम एक पहाड़ी बकरी मारकर घर लाए हो, उसका लजीज गोश्त हमें नहीं खिलाओगे? खोजा उन नौजवानों की बात सुनकर समझ गया कि ये लोग मुझे हैरान करने के लिए यहां आए हैं। पहले तो उसने यही सोचा कि इनके मुंह लगाना ठीक नहीं है, इन्हें विदा कर देने में ही भलाई है। फिर उसे लगा कि नहीं, यदि मैंने इनसे कहा कि कुछ नहीं बचा तो ये लोग किसी और चीज की मांग कर सकते हैं। इसलिए मना करने का कोई बहाना बनाने की बजाय खोजा मुस्कुराते हुए बोला, बहुत अच्छा, आओ बैठो। फिर खोजा ने बकरी की बची खुशी हड्डियों को देगची में डालकर उबाला और प्रत्येक को एक एक कटोरा शोरबा थमाकर बोला, लो पियो, यह गर्मा गर्म शोरबा पियो। यह किस चीज का शोरबा, खोजा? उन्होंने पूछा। तुम लोग मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बकरी के मांस के शोरबे का शोरबा पिला रहा हूं, खोजा ने कहा। तीसरे दिन दूर से कुछ अजनबी घुद्दा सवार खोजा के पास आए और अपना परिचय स्वयं देते हुए बोले, खोजा से बोले, खोजा, हम सब तुम्हारे दोस्त के दोस्त हैं। सुना है तुमने एक मोटी ताजी पहाड़ी बकरी का शिकार किया है। उम्मीद है हमारी खातिर करने में कंसुजी नहीं करोगे। खोजा ने तुरंत जान लिया कि ये भी मान न मान, मैं तेरा मेहमान वाले दर्जे के लोग हैं। इनसे निपटने का वही तरीका अपनाना ठीक रहेगा जो कल वाले नौजवानों पर अपनाया था। अगले ही पल खोजा ने उन सभी को अपने कमरे में बैठा लिया। फिर एक बड्ढे से तसले में गंदा पानी भरकर उनके सामने रख दिया।
प्रत्येक के कटोरे में एक एक करछी गंदा पानी डालकर उसने उनके सामने रख दिया। फिर बोला, तुम लोग मेरे माननीय मेहमान हो, मेरे दोस्त के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें बकद्दी के गोश्त का शोरबा पिला रहा हूं। यह कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि जैसा देव वैसी पूजा। एक दिन बादशाह अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। उसके पास ही खोजा मुस्तैदी के साथ खरीद रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही दोनों में किसी मसले पर विचार विमर्श हुआ था, जिसमें खोजा ने बादशाह को अपनी राय बताई थी और बादशाह ने खोजा की राय पर रजामंदी जाहिर की थी। तभी बादशाह ने उस मसले से अपना ध्यान हटाया और अचानक खोजा से पूछा लिया, खोजा, ये राजकाज के मसले तो कभी खत्म नहीं होंगे, क्यों ना कुछ देर के लिए ध्यान राजकाज से हटाकर हंसी ठिठोली की ओर लगाया जाए। आप हंसी ठिठोली के रंग में हैं, आलमपनाह। खोजा भी मुस्कुराकर बोला, मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो करिए। बादशाह बोला, खोजा, अभी कुछ वर्ष पहले ही तुमने शादी की है, तुम अपनी बेगम का तो ख्याल रखते ही होंगे। हां जहां अपनी बेगम को भला कौन नहीं चाहता। तब तो तुम जरूर ही यह बता सकोगे कि तुम्हारी बेगम हाथों में कितनी चूड़ियां पहनती हैं। खोजा खामोश रहा, उससे कोई जवाब देते नहीं बना, लेकिन बादशाह था कि उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने फिर से पूछा, बताओ खोजा, तुम्हारी बेगम हाथों में कितनी चूड़ियां पहनती हैं। खोजा ने कहा, आलमपनाह, अपनी बेगम के हाथों की चूड़ियां गिनने का तो मुझे कभी समय ही नहीं मिला, न मैंने कभी उसकी चूड़ियां की तरफ कभी ध्यान दिया। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। हां हां जरूर पूछो, बादशाह ने आनंदित होते हुए कहा। हुजूर, आप अपनी प्यारी दाढ़ी पर दिन भर में न जाने कितनी बार हाथ फिराते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? खोजा के इस अटपटे प्रश्न से बादशाह बौखला गया। कुछ पल रुककर उसने कहा, खोजा, इस सवाल का जवाब देना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा सवाल आसान है। तुमने जरूर अपनी बेगम की चूड़ियां गिनी होंगी। खोजा ने उत्तर दिया, आलमपनाह, स्त्री के हाथ की चूड़ियां गिनना भी असंभव ही है। कारण यह कि स्त्रियां अपनी इच्छानुसार चूड़ियां की संख्या घटाया बढ़ाया करती हैं, किंतु जिस दरवाजे की सीढ़ियों से आप रोजाना आया जाया करते हैं, क्या उनकी संख्या ठीक ठीक बता सकते हैं? बादशाह बोला, खोजा, मुझे वह सीढ़ियां गिनने का कभी मौका ही नहीं मिला। इस पर खोजा ने कहा, जब सीढ़ियां जैसी ठोस और निश्चित रहने वाली चीजों की गिनती नहीं की, तो फिर चूड़ियां कैसे गिनी जा सकती हैं? खोजा के ऐसे तथ्यपूर्ण उत्तर को सुनकर बादशाह खुश हो गया। उसने खोजा को पुरस्कार दिया और भविष्य में भी ऐसे तर्कपूर्ण उत्तर देने की शुभकामना दी। खोजा को कुछ काजियों के फैसले सुनाने के ढंग से बहुत शिकायत थी। वे ऐसे काजी थे जो मामले को पूरा सुने बिना ही फैसला सुना देते थे। कोई कसूरवार है या नहीं, यह जानना गवारा नहीं करते थे। हालांकि खोजा की कोशिश यही रहती थी कि वह जब भी किसी काजी के पास किसी गरीब का मुकदमा लेकर जाए तो उस गरीब के साथ अन्याय न होने पाए, लेकिन ऐसे काजियों की अदालत में खोजा को मायूसी ही हाथ लगती थी। उस गरीब आदमी से ज्यादा दुखी तब खोजा होता है। एक बार तो खोजा पर बहुत बुरी बीती। खोजा सड़क पर चला रहा था, अचानक एक पत्थर से ठोकर लगी और वह मुंह के बल जा गिरा। खोजा चिढ़कर उस पत्थर से बोला, उल्लू के पट्टे, मैं तुझे 1000 बार कोसता हूं। संयोग से एक रईस का लड़हचका वहां से गुजर रहा था। उसने सोचा कि खोजा उसी को कोस रहा है। घर पहुंचकर उसने अपने पिता से कहा, रस्ते में खोजा ने मुझे बेवजह 1000 बार कोसा है। यह सुनते ही उसके रईस पिता को तैश आ गया। उसने न तो अपने बेटे से पूरा वाकया सुनना जरूरी समझा, न खोजा से जाकर पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। वह हवेली से निकल सीधा काजी की अदालत में पहुंचा और खोजा के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। काजी ने अपनी आदत के अनुसार रईस की शिकायत सुने बिना ही खोजा को बुलाने संदेशवाहक भेज दिया। खोजा खाजी की अदालत में पहुंचा। उसके पहुंचते ही बिना खोजा का पक्ष सुने काजी ने उस पर चांदी के आधे सिक्के का जुर्माना कर दिया। खोजा अपनी याद में उस रईस से कभी मिला तक नहीं था, इसलिए उसकी शान में कोई गुस्ताखी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसलिए खोजा ने पूछा, मेरा कसूर क्या है? रईस ने बताया,
तुमने आज सुबह मेरे बेटे को किसी बात के लिए 1000 बार कोसा है। ओह, तो ये बात है, पर मैंने तो पत्थर को कोसा था, खोजा ने याद करते हुए कहा। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, तुम फौरन जुर्माना भरो, काजी ने खोजा को आदेश दिया। खोजा ने जेब से निकलकर चांदी का एक सिक्का मेज पर फेंक दिया और काजी से बोला, 1000 बार कोसने का जुर्माना। अगर सिर्फ आधा चांदी का सिक्का है तो मैं पूरा सिक्का देता हूं। बकाया रकम मुझे लौटाने की जरूरत नहीं है। इसके बदले मैं 1000 बार तुम्हें कोसता हूं। बात उस समय की है जब खोजा छोटा था। तब वह किसी गांव में एक धनी सेठ के यहां साफ सफाई का काम करता था। सेठ उसे भोजन कपड्ढा तो दे देता, किंतु उसका वेतन साल पूरा होने पर देता था और प्रायः वेतन न देने या उसमें कटौती करने के बहाने ढूंढता रहता था। एक बार जब साल का अंतिम दिन आ गया तो सेठ ने सुबह सवेरे ही खोजा को बुला भेजा और उससे बोला, खोजा, तुम सफाई करोगे मगर ध्यान रहे, सफाई धुलाई करते समय एक बूंद भी पानी नहीं छिड़कोगे, पर सफाई धुलाई के बाद आंगन गीला सा लगाना चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी इस साल की पूरी तनख्वाह काट ली जाएगी और अगले साल तुम्हें यहां का काम नहीं मिलेगा। वह कहकर सेठ नए साल के लिए कुछ आवश्यक चीजें खरीदने के लिए शहर चला गया। खोजा ने चुपचाप सेठ के आंगन की सफाई कर डाली और फिर गोदाम से तेल की सभी तुम्बियां बाहर निकालकर सारा तेल आंगन में छिड़क दिया। जब यह काम पूरा हो गया तो वह सीढ़ी पर बैठकर सेठ के आने की बाट जोहने लगा। शाम को सेठ शहर से लौटा। उसने देखा कि खोजा ने उसका सारा तेल आंगन में छिड़क दिया है तो वह आपे से बाहर होते हुए चिल्लाया, अरे ओ उल्लू की औलाद, मेरा सारा तेल तूने आंगन में क्यों फैला दिया? तुझे इसका मुआवजा देना पड़ेगा। गुस्सा क्यों कर रहे हैं सेठ जी? खोजा खद्दा होकर बोला, क्या मैंने आपके आंगन में एक बूंद भी पानी छिड़का है? क्या आपका आंगन गीला सा नहीं लग रहा है? क्या मैंने आपके आदेश के अनुसार काम नहीं किया है? इस साल की तनख्वाह कृपया तो आप करके आप मुझे दे दें। अगले साल 1000 खुशामद करने पर भी मैं आपके पास हरगिज काम नहीं करूंगा। सेठ अवाक रह गया। खोजे को पूरा वेतन देने के अलावा सेठ के सामने अब कोई चारा नहीं रह गया था।